जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। कैसे हैं? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो कल की क्लास में हम कहाँ पर थे ये बताइए। कल की क्लास में जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो हम देख रहे थे कुछ सर्टेन क्वेश्चंस, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जिस रेशियो में जो आपका बेस होता है उसी रेशियो में क्या होता है, उसी रेशियो में आपका एरिया भी होता है। ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पीछे के सभी क्लासेस को रिवाइज किया होगा, अपने शीट्स को रिवाइज किया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है। और आप इस उम्मीद के साथ होंगे कि अभी सभी चीजें समझ में भी आएंगी और उतनी मेहनत भी करके बैठे होंगे। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अब जो है थोड़ा बहुत हम आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। आगे के पॉइंट्स को देखिए, आगे के सभी बातों को देखिए एक बार जो आपके शीट में दिए गए हैं। शीट का पहला पॉइंट आपके सामने लिखा गया है बोर्ड पर, जहां पर आपको ये बोला गया है कि अगर दो त्रिभुजों का ऊंचाई जो होता है वो समान होता है तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इनके आधार के समानुपाती होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज हमारे पास एबीसी है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास पीक्यूआर है, दो ट्रायंगल हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल का हमारे पास जनाब हाइट सेम होगा तो हमारा जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो हमारा एरिया इनके बेस पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा ऐसा? आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? तो उसका एरिया निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना हो तो इसका एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू इसका बेस कितना होगा बीसी, और इसका हाइट मान लीजिए इसकी हाइट की लंबाई h है तो इसका हाइट h होगा। उसी तरीके से आप जब इसका हाइट निकालोगे, इसका हाइट भी h दिया गया, इसका एरिया निकालोगे तो बोलोगे हाफ इंटू इसका बेस कितना है क्यूआर है और इसका हाइट कितना है h है। तो जब आप दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेंगे, जब आप दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो आपका हाफ और h आपके हाफ और h को क्या करेगा? काट देगा। तो आप बोलेंगे सर जो BC है वो किस रेशियो में हो जाएगा? तो BC जो है वो QR के रेशियो में। ये जो BC है ये किस रेशियो में हो जाएगा? तो ये BC और QR के रेशियो में हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम एक बात को समझ पाएंगे कि जिस रेशियो में इनके बेस होंगे यानी BC और एरिया, उसी रेशियो में इनका एरिया भी होगा। ठीक है। उसी रेशियो में क्या होगा? इनका एरिया भी होगा। यानी जो होगा हमारा बेस का रेशियो वही होगा हमारा एरिया का रेशियो। ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी यहाँ पर? जब हाइट समान होंगे तो बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो कहलाएगा। तो क्या हम एक छोटा सा परिवर्तन इसमें कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक और केस हो गया कि अगर इनका मान लो कि हाइट ना होकर अगर इनके हम बेस को सेम कर देते हैं, अगर हम इनका हाइट ना बराबर करके इनके बेस को समान कर देते हैं, जैसे मानो इनका बेस भी x है, इसका बेस भी x है, तो अगर इसका बेस सेम हो जाएगा तो फिर एरिया किस पे डिपेंड करेगा? तो एरिया इनके हाइट के रेशियो पे डिपेंड करेगा। यानी जो रेशियो इनके हाइट का होगा वही रेशियो एरिया का होगा। देखो, अगर बेस बराबर है तो एरिया हाइट पर डिपेंड करेगा, अगर हाइट बराबर है तो एरिया बेस के रेशियो पे डिपेंड करेगा। बस यही बात है। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों के बेस बराबर हैं तो दोनों का एरिया दोनों के हाइट पे रेशियो पे डिपेंड करेगा। दो ट्रायंगल हैं, दोनों के हाइट बराबर हैं तो दोनों का एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेस का रेशियो होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यहाँ पर यही सारी बातें कथा कहानी लिखी गई हैं। तो फर्स्ट का ए जैसे एक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। सवाल में बोला गया है दिए गए फिगर में जो BE है, ये जो BE है ये बराबर है हमारे किसके? EC के बराबर है। और साथ में ये जो EC है ये CD का 1/3 है। ये CD का क्या है? 1/3 है। यानी अगर CD के जगह पर हम मान लो 3 मान रखते हैं तो ये इसका 1/3 है, यानी ये 1 यूनिट है। और ये वाला बराबर है यानी ये 1 है। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? यहाँ पर कोई परेशानी की बात? हमने कहा CD अगर 3 सेंटीमीटर है तो EC 3/3 यानी EC कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जितना EC है उतना ही BE है यानी BE भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सवाल में हमसे बोला गया है कि आपको ट्रायंगल ABC का और ट्रायंगल ACD का एरिया का मान बताना है। आप मुझे बताओ ये ट्रायंगल ABC जो है, देखो ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC। देखो ट्रायंगल A B और E का जो हाइट है वो ये वाला है। फिर ट्रायंगल A E और C के लिए जो हाइट है वो ये वाला है। फिर ट्रायंगल A
सी और डी, उसके लिए भी हाइट कौन है, तो यही है। ट्रायंगल ए बी सी, उसका भी हाइट कौन है, तो ये है। ट्रायंगल ए बी और डी, उसका भी हाइट कौन है, तो ये है। आप बोलेंगे सर क्यों बार बार आप एक ही चीज को सभी का हाइट बना रहे हो, आपको मजा आ रहा है सभी का हाइट बराबर करने में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हाइट की परिभाषा पता है कि नहीं है, बताइए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे मैंने 3 ट्रायंगल बना दिए, तो हाइट जो होता है वो क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल जो है मान लो जिस बेस पर है, ये जिस बेस पर है, इसी पर जो है वो हाइट का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाइट यहाँ नीचे जाके बनेगा, नहीं, हाइट को इसी लाइन पर होना है, और ये जिस बिंदु से जुड़े हुए होते हैं उसी बिंदु से 90 का होना जरूरी है। मतलब इन जितने भी ट्रायंगल इसके अंदर बनेंगे सबका हाइट कौन होगा, सबका हाइट यहाँ पर ए ही होगा। और सबका हाइट अगर ए ही होगा तो सबका हाइट जो है वो क्या है, समान है। अगर हाइट समान है तो आप मुझे बताओ इस सवाल में जो एरिया का रेशियो पूछा गया है वो एरिया का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो हमारे बेस के रेशियो पे डिपेंड करेगा। किस में करेगा, बेस के रेशियो में डिपेंड करेगा। आप मुझे बताओ जब आप ट्रायंगल एबीसी की बात करते हो तो एबीसी का बेस क्या है, तो एबीसी का बेस बीसी है, और बीसी की लंबाई कितनी है, तो बीसी की लंबाई 2 है, यानी यहाँ पर इसका एरिया भी 2 हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप ACD की बात करते हैं तो ACD में जो है वो हाइट तो सेम ही रहेगा, मतलब इसका बेस कितना हो गया, तो इसका बेस हो गया 3, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 3। तो अगर बेस का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी कितना होगा, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे रुचि रानी, राज गौरव, आशीष मिश्रा, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के, आप लोग उत्तर दे पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हमारे ऊपर यहाँ पर सभी का जब हाइट समान था, सभी ट्रायंगल्स का हाइट समान था, तो एरिया का अनुपात किस पर डिपेंड हुआ, एरिया का अनुपात डिपेंड हुआ उनके बेस में। हमसे बोला गया था ABC, तो BC की लंबाई 2 थी। फिर हमसे बोला गया था ACD, तो ACD की लंबाई कितनी थी, 4 थी। अगर हमसे कल के दिन बोला जाता AE और D, तो AED की लंबाई कितनी होती, 4 होती। उस हिसाब से जिसकी जो बोली जाती वैल्यू हम वो वैल्यू लेते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये इसका एग्जाम्पल है कि अगर 2 ट्रायंगल हैं और दोनों का बेस सेम होगा तो वो एरिया डिपेंड करेगा उनके हाइट के रेशियो पे। ठीक, तो अब जरा इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको देखिए। दिए गए फोटो में, गुड मॉर्निंग जैनाब जी, गुड मॉर्निंग। दिए गए फोटो में आपको बोला गया है जो DE है, ये D हमारे किसके पैरेलल है, D हमारे पैरेलल है BC के। अब जब ये 2 रेखाएं पैरेलल हैं और ये 90 हैं तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। पता है संगत कोणों के कारण, इंटीरियर के कारण, ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें बोला गया है सवाल में AE का जो मान है वो कितना है, 5 है। जैसे जैसे जिसका जिसका मान बोला गया है वो लिखिए। AE का मान सवाल में 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर हमसे EB का मान बोला गया है 7 है तो EB का मान हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। BC का मान हमसे 16 बोला गया है तो BC का मान हम कितना लिखेंगे, 16। DE का मान हमसे बोला गया है तो DE का मान आप यहाँ देखिए, DE का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमसे किसका किसका एरिया पूछा है, हमसे A, B और D, यानी ये ABD का एरिया हमसे पूछा गया है, गौर से देखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमसे किसका पूछा गया है, A का, B का और C का। ठीक है, A का, B का और C का ये हमसे एरिया पूछा गया है। आप मुझे खुद एक बात बताओ, ठीक है, आप ऐसे चाहो तो सेकंडों में आंसर दे सकते हो कि ABD का जो एरिया होगा 12:16 यानी 3:4, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3:4। लेकिन 3:4 देंगे तो कैसे देंगे, तो सबसे पहले बात समझते हैं। हम ABD का एरिया देखते हैं कि ट्रायंगल ABD का एरिया कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल ABD का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू, ठीक है, ट्रायंगल A, B और D, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 7 और 5 12, और इंटू हाइट कितना है, तो हाइट भी हो गया हमारा 12। ठीक है, इसका अनुपात लेना है किस वाले के साथ लेना है, तो ABC के साथ लेना है, त्रिभुज ABC के साथ। अब ABC का देखो तो A, B और C, इसका एरिया कितना होगा, तो बोलोगे हाफ इंटू, इसका बेस कितना है तो 12 है, और इसकी हाइट कितनी है तो 16 है, तो 16 लिखोगे। ठीक है, हाफ और 12 से हाफ और 12 खत्म, 12 और 16 का अनुपात कितना है, तो 12 और 16 का अनुपात 3:4 है, इसीलिए आपका उत्तर 3:4 आएगा। तो ये तो था मेथड से आपने सॉल्व किया। जो स्टूडेंट मेथड से नहीं
सॉल्व करते, सीधा बुद्धि का प्रयोग करते, वो बोलते क्या कि देख भाई ये तू एबीडी का एरिया निकाल रहा है ना, एबीडी का आधार क्या है, तो एबीडी का आधार एबी है, और तू एबीसी का भी एरिया निकाल रहा है बड़े वाले का, उसका भी आधार क्या है, उसका भी आधार एबी है। जब दोनों त्रिभुजों का आधार समान है तो उनके आधार की वजह से तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम इनके एरिया का रेशियो लेंगे तो इसको आधार को तुम लो चाहे मत लो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों आधार सेम है। मतलब जो इनका क्षेत्रफल यानी एरिया जो डिपेंड करेगा वो इनके हाइट के रेशियो पे, और हाइट का रेशियो क्या है तो 3:4 है, तो एरिया का भी रेशियो 3:4 होगा। ठीक है, 3:4 होगा। देखो 3 से काटो, 4 से काटोगे 4 से 3 बार में, 4 से काटोगे 4 बार में, तो 3:4। बेस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर बेस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो एरिया जो होगा वो हाइट के रेशियो में डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया आपको ये बात अच्छे से? चलिए अगला सवाल देखिए, आपके सीजीएल के प्री में पूछा गया है, इसी कंसेप्ट पर पूछा गया है, तो इसी कंसेप्ट पर पूछा गया है तो हम इसी कंसेप्ट पर आंसर देंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर पूछा गया है तो इसी कंसेप्ट पर आंसर देंगे। क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है एक त्रिभुज आपको एबीसी बनाना है, तो आपने कहा ठीक है सर हम एबीसी बना लेते हैं। लीजिए हमने एबीसी बना दिया यहाँ पे। ठीक, बहुत मजा आएगा आपको ज्योमेट्री पढ़ने में, इतना मजा आएगा, इतना सुकून मिलेगा जिसका आप आनंद लेते नहीं थकेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आपसे बोला गया त्रिभुज एबीसी है, पी नाम का एक पॉइंट है, पी नाम का पॉइंट कहाँ है तो पी नाम का पॉइंट बीसी के ऊपर है। इस तरीके से कि जो बीपी है और पीसी है इनका अनुपात कितना है तो इनका अनुपात आपका 2:3 है। फिर उसके बाद बोला गया है क्यू जो है मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है? किसका मिड पॉइंट है मेरे भाई? अब बीपी का भी कोई मिड पॉइंट आ गया है। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु कौन है तो क्यू है। ठीक है, और तब हमसे बोला गया है ट्रायंगल ए बी क्यू का रेशियो, और उसके बाद हमसे ए बी सी का रेशियो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबको जाने देंगे। आप बताओ, ये अगर मानो ये देखो ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट में ये और ये आधा आधा है, मतलब ये 1 होगा और ये कितना होगा 1 होगा। इस बात को समझे या नहीं समझे आप? मेरे कहने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, उसको ये की नाम का मध्य बिंदु बराबर भागों में बांटता है, तो इसको एक पार्ट में बांटेगा, इसको एक पार्ट में बांटेगा, बट गए ये बेचारे एक एक पार्ट में। ठीक है, जहां पर BQ की लंबाई 1 हो गई, QP की लंबाई 1 हो गई, PC की लंबाई कितनी हो गई 3 हो गई। सवाल में हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है ABQ। अब एक बात बताओ, आपको मैंने एक बात सिखाया है बड़े अच्छे तरीके से कि जब भी एक ऐसा ट्रायंगल हो और यहाँ से लाइनें खींचकर 50 ऐसे ट्रायंगल बना दिए जाए तो सभी ट्रायंगल का जो होता है हाइट समान होता है, सभी ट्रायंगल का जो होता है ऊंचाई समान होता है। तो अगर जब भी ऐसे ट्रायंगल्स के लिए आपको एरिया का रेशियो पता करना हो तो आप सिर्फ उनके बेस का रेशियो देखो कि वो बेस किस रेशियो में है, जिस रेशियो में उनका आधार होगा उसी रेशियो में उनका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हाइट लेके तो बात ही नहीं करनी, हाइट की हमें कोई बात नहीं करनी, हाइट हमारा समान है। हमें जो बात करना है वो इनके आधार पे। बात हुई है ट्रायंगल ABQ की, तो ट्रायंगल ABQ उसका आधार कितना है 1 है, तो उसका एरिया भी कितना होगा 1 होगा। फिर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ABC का आधार क्या है? ये पूरा BC है, और BC 3 1 4 और 1 5 है, तो इसका अगर बेस 5 है तो एरिया भी कितना होगा 5। तो ऐसे सवाल होते हैं जो देखते हैं एकदम सेकंडों में आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बेस का रेशियो 1 और टोटल का रेशियो 5, तो बेस का रेशियो अगर हमारा मान लो 5 है, 1:5 है, तो एरिया का भी रेशियो कितना होगा 1:5। क्यों? आपको पता है कि ऐसे जितने भी मनमर्जी ट्रायंगल आप अंदर बना लीजिए सबकी ऊंचाई तो बराबर होनी ही होनी है। बहुत अच्छे रवि कुमार शर्मा, रुचि रानी, सबकी मुन्नी, बहुत शानदार भाई। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके ऊपर दिया गया यहाँ पर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी क्वेश्चन के ऊपर दिया गया, कंसेप्ट के ऊपर, और पूछा गया आपसे कि एक ट्रायंगल आपका XYZ है, तो आप बनाएंगे यहाँ पर एक प्यारा सा ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है X, Y और Z। फिर बोला गया है P नाम का एक बिंदु है, किसके ऊपर है? P नाम का बिंदु जो है P इज अ पॉइंट ऑन YZ, YZ पर एक P नाम का मान लो यहाँ बिंदु है। इस तरीके से कि जो YP जो है वो 2/3 है YZ के। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि P नाम का बिंदु वहां ना होकर यहाँ पर है, और बोला गया है जो ये YP है ना ये पूरे YZ का 2/3 है। 2/3 का मतलब जानते हैं क्या होता है? 2/3 का मतलब ऐसा है कि अगर ये मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है तो इसमें Y से लेकर P तक 2 सेंटीमीटर होगा। अब खुद सोचो 3 सेंटीमीटर की पूरी लाइन, YP हमारी 2, तो PZ हमारी कितनी होगी 1। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि ये 3 लेना है 2 लेना है? तो सवाल से बोला गया है YP, तो हमने लिख दिया यहाँ पर YP। इस का मतलब होता है बराबर, 2/3 का मतलब होता है 2/3,
ठीक है। और फिर ऑफ किसका बोला गया है, yz बोला गया है। yp जो है yz का 2/3 है। तो ये yz को यहाँ नीचे लेकर आ जाओ, yz को जब नीचे लेकर आओगे तो कितनी वैल्यू आएगी, yp की वैल्यू 2 तो yp की वैल्यू 2, yz की वैल्यू 3 तो yz की वैल्यू 3। अब ये 3 है तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट खुद आपको बोलता है कि आपको वैल्यू कितना लेना है। ये टोटल अगर 5 है तो उसका 1/4 1 यानी 4, इस तरीके से करके। अब उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है, फिर बोला गया है a नाम का कोई बिंदु है जो x और p के रेखा पर है। आप यहाँ पर xp को ज्वाइन करना है, ठीक है। और आपको xp ज्वाइन करने के बाद बोला गया है a नाम का बिंदु यहाँ पर है, तो आप a नाम के बिंदु को यहाँ लगा दो, ठीक है। देखते चलिएगा दाऊद जी, फोटो पूरा बना रहे हैं, हम समझा भी रहे हैं। x से लेकर p तक एक रेखा हो गई, उस पर एक a नाम का बिंदु है और बोला गया है x से a तक जो मान है वो कितना है, 2 है। और a से लेकर p तक का जो मान है वो कितना है, 3 है। अब आपको किसका किसका एरिया पता करने को बोला गया है, तो वो देखिए। आपको जो एरिया पता करने को बोला गया वो बोला गया है ए, ठीक है। कहाँ गया आपका ए, पी और जेड। तो जो एरिया पता करने को बोला गया उसको हम नीले कलर से बना रहे हैं। ये आपका एपीजेड हो गया, ठीक है। देखते चलिएगा, आपको जो एरिया पता करना है वो पता करना है एपीजेड का, ठीक। और एपीजेड के अलावा किसको पता करना है, तो एक्स वाई जेड का, यानी फिर बड़े वाले का, एक्स वाई जेड का। ये बड़े वाले का एरिया पता करना है आपको किसके साथ, तो देखते चलिए। आप मुझे बताओ एरिया बता पाओगे आप, सवाल आसान है कि नहीं है बताओ। आपको जो है बड़े वाले का एरिया इसके साथ पता करना है। इतना आसान क्वेश्चन क्या कभी जीवन में देखा था आपने, इतना आसान क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताओ, छोटी सी अपनी प्यारी प्यारी आंखें थोड़ा सा यहाँ पर दौड़ाओ, तो आप सिर्फ फोकस करो एक्स में, पी में और जेड में। एक्स पी जेड ट्रायंगल को आप ऐसे बना दो। आपने बना दिया, ये आपका बिंदु हो गया एक्स, ये आपका हो गया पी और ये आपका हो गया जेड, ठीक है। यहां से एक लाइन आती है, ये जो बेस है, ये बेस का रेशियो क्या है, 2:3 है। अब आप इस फोटो को थोड़ा सा रोटेट करोगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करोगे तो ये आपका कुछ ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा जहां पर ये जेड वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ये एक्स और पी यहाँ आ जाएगा। ये जेड से लेकर एक्सपी पर एक लाइन है, जेड से लेकर एक्सपी पर ये लाइन है और ये रेखा मान लो यहाँ बेस 2:3 है। तो जब इनका अनुपात बेस का 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 होगा कि नहीं। ये हमने क्या किया, 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट कर दिया। हमने कहा भैया ये ट्रायंगल को देखो जरा गौर से, इस ट्रायंगल में देखने पे ये इसकी हाइट है। हाइट दोनों वाले ट्रायंगल के लिए जो हाइट है वो समान है। अगर दोनों वाले ट्रायंगल की हाइट समान है तो इनका बेस का रेशियो 2:3 है, तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो भी कितना होगा, तो 2:3 होगा। यहाँ पर कोई शक है किसी को तो बताओ, पहले कोई भी शक है तो बताओ कि अगर बेस का रेशियो 2:3 तो एरिया का रेशियो 2:3। अब एक पल के लिए आप आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। आपकी सोच को मैं बहुत ऊपर लेके चल रहा हूँ, कारण बस बताऊं तो आपको मुझे मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी धुआं तरीके से करवा देने हैं। अब मान लो आप बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो तो इसके पास 5 यूनिट एरिया है, 5 यूनिट एरिया है। अब इसके पास 5 यूनिट एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसका एरिया होना चाहिए 1। तो अगर 1 5 के बारे में बताता है तो 2 कितने के बारे में बताएगा, तो बोलोगे सर 2 10 के बारे में बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो। ये 1 यूनिट के लिए 5 सेंटीमीटर का एरिया है, तो 2 के लिए कितना का होगा, 10 का होगा। अब हमसे जिसका जिसका एरिया पूछा जाएगा उसका उसका बोलेंगे। हमसे एपीजेड बोला गया है तो हम पहले देखेंगे ए, पी और जेड। एपीजेड का एरिया कितना है, तो एपीजेड का एरिया 3 है। और फिर इसके बाद बोला गया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। इधर का एरिया 10 यूनिट है और इधर का एरिया 5 यूनिट है, यानी एरिया कितना हो गया 15। तो एरिया का अनुपात कितना आ गया, 1:5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। बहुत बच्चों ने गलती उत्तर दे दिया, बहुत बच्चों ने एरिया को बराबर ही नहीं किया। उन्होंने क्या उत्तर दे रहे, कोई उत्तर आपको 1:3 दे रहा है, कोई उत्तर 2:3 दे रहा है। इस तरीके से करते करते सब अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको एरिया को बराबर करना सीखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 1 यूनिट बोला है तो पहले इस 1 यूनिट का मान पता तो करिए कि ये कितना है। आप बोलेंगे सर पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, 2 और 3 में अगर बेस है तो एरिया भी 2 और 3 में होगा। मैं बोलता हूं सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करो,
करो इस वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट 5 एरिया लेकर बैठा है, यानी अगर एक 5 के बारे में बताता है तो 2 10 के बारे में बताएगा, पूरा का पूरा ट्रायंगल हो जाएगा 15। 10 इधर वाले में, 5 उधर वाले में, पूरे एक्स वाई जेड के पास 15 है और एपी जेड के पास 3 है, तो 3 और 15 का अनुपात यानी 1:5। कल के दिन आपसे बोल दे एक्स ए जेड और एक्स वाई जेड का बताओ, तो एक्स ए जेड के पास 2 है और एक्स वाई जेड के पास 15 है, तो रेशियो हो जाएगा 2:15। देखो हर किसी के अपने अपने अलग अलग रेशियो होते हैं, ये दोनों बेचारे आपस के अलग रेशियो में हैं, ये दोनों बेचारे आपस के रेशियो में हैं। हमें क्या करना होता है, सभी को एक ही रेशियो में लेकर आना होता है। ठीक है, मेंस का ये क्वेश्चन था इस तरीके से, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्री में पूछे गए, यहाँ तक एमटीएस में जो है, सॉरी सीएचएसएल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हो जाते हैं, आपको परेशान होना नहीं है। चलो एक काम करो, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप और क्लियर हो जाएंगे ऐसे कंसेप्ट में। आपको परेशान थोड़ी होना है, जब मैं बता रहा हूं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चलिए मान लीजिए सेम तरीके से मैंने आपके लिए बना दिया। यहाँ पर मान लीजिए इसकी एरिया मैंने कह दी ये 3 है, इसकी एरिया मैंने कह दी 7 है। ठीक है, ये हमारा बेस किस रेशियो में है, 3:7 में है, और यहाँ पर मैंने आपको कह दिया है, मान लो, ठीक है, यहाँ पर मैंने कह दिया ये 1 यूनिट है और यहाँ पर ये मैंने कह दिया है 3 है। सवाल में जो है हम यहाँ पर मान भी आपको दे देते हैं, ये हो गया x हमारा, हो गया y हमारा, ये हो गया z। ठीक, फिर हमने यहाँ पर कह दिया ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है। हमने आपसे किसका किसका रेशियो पूछ लिया है, हमने आपसे पूछा है ट्रायंगल XPZ, ट्रायंगल XPZ रेशियो, ट्रायंगल PQZ रेशियो, ट्रायंगल X, ठीक है, ट्रायंगल XYQ और रेशियो ट्रायंगल XYZ। हमने आपसे 4 लोगों का रेशियो पूछ लिया, 4 एरिया का पूछ लिया है। ठीक है, पहले हमने इस वाले पार्ट का पूछा है, फिर इसका पूछा है, फिर आपको इसका पूछा है, फिर टोटल का पूछा है, आपको टोटल का बताना है। ठीक है, अंकित सोनी कहते हैं एक बार और समझा दीजिए। अंकित सोनी एक बार और समझाएंगे, दोबारा से समझाएंगे। देखिए अंकित सोनी 5 बार क्या 10 बार समझाएंगे आपको, समझिए बात को। हमने ये कहा कि ये देखो ना, ये किस रेशियो में है, ये 2 और 3 के रेशियो में है, ये वाली भुजा 2:3 में है, तो इसकी एरिया भी 2:3 में होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर एरिया 5 यूनिट की है। अगर ये 1 यूनिट 5 यूनिट के बारे में बताता है तो 2 यूनिट 10 यूनिट के बारे में बताएगा। ठीक है, इस सवाल से अंकित सोनी आपका और क्लियर हो जाएगा। इस सोनी से आपका, जिनका भी वीडियो रुक रहा है वो अपने सेटिंग ऑप्शन में जाएं और सेटिंग ऑप्शन में जाके अपने क्वालिटी को कम कर लें। ठीक है, हाई क्वालिटी पर देखेंगे तो वीडियो रुकेगा ही रुकेगा। आप सोच रहे हैं कि ऑटो पर हम कर लेते हैं, तो ऑटो में करने पर वीडियो रुकेगी, क्योंकि ऑटो का मतलब हो गया कि वो ऑटोमेटिक एचडी क्वालिटी पर वीडियो चल रही है। तो आप 240 में या 480 में करा लीजिए। ठीक है, और 480 या 240 में करके आप देखिए, खुद से क्वालिटी बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर सवाल में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि ये 3 और 4 में है, इनका हाइट जो है ये समान है। अगर ये ऊपर वाला ट्रायंगल और उसके नीचे वाला ट्रायंगल ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो बेस 3:4 में, तो एरिया भी कितना होगा, 3:4 में होगा। अब यहाँ पर ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल में एरिया कितना है, तो टोटल 7 यूनिट का एरिया है। कितना है, 7 यूनिट का एरिया है। अगर एक बेस 7 के एरिया के बारे में बताएगा तो 3 बेस कितने के एरिया में बताएगा, तो 21 के बारे में बताएगा। यानी इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हमारे पास हर किसी का एरिया है, तो बोलोगे हाँ सर, एक्स पी और जेड। ठीक है, एक्स पी और जेड, एक्स वाई जेड नहीं था, ये एक्स पी जेड था, ये एक्स पी जेड था। तो एक्स पी और जेड का एरिया कितना है, तो बोलोगे 3 है। पी क्यू और जेड का एरिया कितना है, तो बोलोगे 4 है। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, उसका एरिया कितना है, तो बोलोगे 21 है। और एक्स वाई और जेड, इस वाले पार्ट का एरिया 21 हो गया, इस वाले पार्ट का एरिया 7 हो गया, तो एरिया कितना हो गया, 21 और 7 28 हो गया। ये हमारा रेशियो है 3 4 21 28, 3 4 21 28। समझ में आ गया बात, 3 4 21 28 ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। इसका एरिया तो सामने दिख रहा है 3 होगा, इसका एरिया सामने दिख रहा है 4 होगा। यहाँ पर ये 1 का वैल्यू 7 हो गया, 3 का वैल्यू 21 हो गया। कहाँ है सवाल में, कोई दम ही तो नहीं है। 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 1 का मान हो गया 7, तो 3 का मान हो गया 21। पहले वाले छुटकू का पूछा है तो 3, फिर उसके बाद पूछा है 4, फिर उसके बाद पूछा है इधर वाले का एरिया तो 21, और फिर टोटल पूछा है तो 21 और 3 24 और 24 और 4 28, यानी हो गया हमारा 28।
ठीक है, 3 4 21 28, 3 4 21 28। रामेंद्र कुमार जी देख लीजिए गलती कहां पर है, 3 4 21 और 28 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और फिर से देख लीजिए आप लोग, फिर से एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देते हैं ताकि आप लोग एकदम धुरंधर हो जाएं और सीख जाएं पूरा, और दोबारा से रिवाइज करने की उतनी आवश्यकता आपको ना पड़े। जैसे मान लीजिए हमने फिर से दोबारा से एक क्वेश्चन हमने आपको दिया और सवाल में हमने आपको ये बोल दिया कि देखो इसका जो एरिया है वो किस रेशियो में है, 1:3 में है, 1:3 में है। और मान लीजिए यहाँ पर ये 2 यूनिट है और यहाँ पर ये हमारा 7 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। ठीक है, ये हमारा हो गया आपको x y p q और ये हो गया हमारा z। हम आपसे किसका किसका एरिया पूछ रहे हैं, पहले तो x q और z का पूछे हैं, फिर उसके बाद हम आपसे q का p का और z का पूछे हैं, फिर हम आपसे x y p का पूछे हैं, x y p का पूछे हैं, और फिर हम आपसे x, ठीक है, p और z का पूछे हैं, x y और z का पूछे हैं। आपसे ये 4 का एरिया हमने आपसे पूछ लिया। आप कैसे उत्तर देंगे, आप बोलेंगे सर बउआ सवाल तो दे दिया आप हमको, अगर यहाँ पर 1 है, सोचो यहाँ पर 1 है तो अंदर भी कितना होगा, अंदर भी 1 होगा, यहाँ पर 3 है तो अंदर भी कितना होगा, 3 होगा। यानी यहाँ पर इसका टोटल एरिया कितना आ रहा है, तो टोटल एरिया बोलोगे सर टोटल एरिया 3 + 1 4 है। ये 2 यूनिट कितने के बारे में, तो 2 यूनिट जो है वो 4 के बारे में बताता है, यानी ये 4 कितने का मान है, 2 का, और यहाँ कितने का निकालना है, 7 का। अगर 2 का मान 4 है तो 7 का मान कितना होगा, तो 7 का मान हमारा यहाँ पर जनाब 14 आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 1 के सामने 1, 3 के सामने 3, ये हो गया 4। अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 यूनिट का मान है तो 1 यूनिट का मान 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 यूनिट का मान 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हर किसी का मान आ गया है। अब देखो x q और z, x q z का मान कितना है, तो 1 है, q p और z, q p z का मान कितना है, तो 3 है, x y और p, x y p का मान यहाँ ये वाला 7 यूनिट का मान बताना है, 7 दूनी 14 है, और x y z तो 14 1 15, 15 और 3 कितना है, 18 है, तो यहाँ पर बोलोगे 18, 1 3 14 18, 1 3 14 18। सभी का उत्तर इस बार सही आया है। अब जाके सभी का उत्तर सही आया है, बहुत अच्छे, क्लियर हो रहा है। कहाँ क्वेश्चन टफ है, देखो आप लोगों को क्या लगता है ना, अरे सर टफ क्वेश्चन करा रहे हैं। मेरे भाई देखो ये सवाल आपको पढ़ना है, आपको आज भी पढ़ना है, आपको कल भी पढ़ना है, आपको परसों भी पढ़ना है, और ये तो पेपर में आपका 100% आएगा ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये ज्योमेट्री के 10 क्लासेस के बाद जाके आप सीखोगे, ये तो बेसिक चीज है। बस आपका देखो कंफर्म ये कैसे होता है, तो जैसे मैंने इसी टाइप के 3 क्वेश्चन करवा दिए तो आपको क्या हो गया, ये पूरा पक्का हो गया, याद हो गया। लेकिन इसी टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा याद करो, हमेशा याद रखना, जो प्रैक्टिस होता है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है। जितना प्रैक्टिस करते चलेंगे आप उतना परफेक्ट होते जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना परफेक्ट होंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए मैं रोज रोज एक ही बात आप लोगों से कहता हूं मेरे भाई, कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने के बाद और मेरे पढ़ाने के पहले उस शीट को कम से कम 4 बार 5 बार जरूर देखो। ठीक है, नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पर उदित सोलंकी पूछ रहे हैं कि सर QZ यहाँ परपेंडिकुलर है क्या, या XP यहाँ परपेंडिकुलर है, तो नहीं भाई, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, कहीं पर भी परपेंडिकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर रहे तभी हाइट होगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, और जो बना देगा ना, ठीक है, जो बना देगा उसको मेरी तरफ से चलो एक डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगा। आंसर सबसे पहले चाहिए बिना शीट में देखे हुए, 1 मिनट के अंदर बनाना है। आपसे बोला गया है इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का एरिया बताना है, और प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसमें बोला गया है कि इसका एरिया 5 है, इसका एरिया 8 है, इसका एरिया 10 है। आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो एरिया होगा किसका, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। बिल्कुल ठीक है, आपसे पूछा गया यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। ठीक है, ट्रायंगल बनाना है, 5 8 और 10 का लाइन खींचनी है तो बनाओ यहाँ पे। ठीक, प्रैक्टिस करते रहो, ज्योमेट्री सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने नोट्स को कम से कम सुबह शाम डेली 2 बार रिवाइज करता मैं।
ठीक है, क्योंकि दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए भैया, ज्योमेट्री में अगर इंसेंटर है तो वो इंसेंटर को इंसेंटर की तरह ही बताएगा ना, ऐसा तो होगा नहीं उसके पीछे वो एक कहानी बनाएगा और कहानी बना बना के आपको पढ़ाएगा। जो चीजें हैं वो तो हैं, अब वो आपको पढ़ना है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है मतलब आपका बेस बिल्कुल खत्म है, और बेस बिल्कुल खत्म है तो छोड़ा थोड़ी जाएगा, पढ़ा जाएगा उसको भी, लेकिन ये होगा कि हाँ बस उसको थोड़ा ज्यादा मेहनत किया जाएगा। ठीक, 5, 8 और 10 है, एक सेकेंड। ठीक, यहाँ पर ये कितना है 5 है और ये कितना है 8 है और ये हमारा 10 है। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, तो 5, 8 और 10 हो गया। ठीक है, बाकी चीजों को गोली मारो। अब मानो यहाँ पर आपको जो है वो एरिया दिया गया है, एरिया कितना है ये दिया गया, मच्छर है परेशान कर रहा है, टच करता है इसके ऊपर तो डिस्प्ले भागना शुरू हो जाता है। अब मानो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि सबसे पहली बात इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए इसका कितना एरिया बन रहा है वो पता करोगे, क्योंकि यहाँ तो ये 10 है, ये 5 है, 15, 15 और 8 कितना हो गया 23 हो गया। ऊपर वाले का पता हो जाएगा तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब ऊपर वाले का एरिया ऐसे नहीं निकलेगा, एकदम ऐसे जाके मुंह उठा के एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अपन को अगर एरिया निकालना होगा मेरे भाई, तो ये जो है अपन क्या करेंगे, इसको सीधा खींचेंगे, दो पार्टों में यहाँ पर जो है यहाँ तक लेकर आओ, यहाँ तक लेकर आ जाओ, गौर से यहाँ तक खींचो और इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, ओ नाम का नाम दे दो, पी नाम का नाम दे दो। अब इधर वाले एरिया को आप बोलो कि ये एक्स है और इधर वाले एरिया को बोलो कि क्या है, ये वाई है। ठीक है, जो बातें बताऊंगा ना बड़े ध्यान से समझना, अगर वो सीख गए ना उतना तो मतलब यूं समझ लो मेरा ये सवाल बताना आपको सवारत हो गया, हमारे यहाँ कहते हैं ना सवारत हो गया। अब जरा मैं आपको किस पार्ट को तोड़ने जा रहा हूं, ये देखो, इस पार्ट को डी बोल दो, इस पार्ट को ई बोल दो और इस पार्ट को एफ बोल दो। अब मैं बोल रहा हूं ट्रायंगल ए डी एफ को देखो, आप जैसे ये वाले पार्ट को देखो, सिर्फ इतना पार्ट को, ये पूरा पार्ट है ए डी और सी है ना, तो इसका नाम दो ए, ये नाम हो गया डी और ये नाम हो गया सी, और बीच में एक रेखा आई है, वो कौन सी रेखा है, वो आपको एफ रेखा है। इधर वाले की एरिया कितनी है, और साथ में एक ऐसे भी ज्वाइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले की एरिया कितनी है, तो एक्स है, इधर वाले की एरिया वाई है और इधर वाले की एरिया कितनी है 8 है, तो 8 लिखेंगे। यहाँ पर इन दो ट्रायंगल का जो एरिया है वो 5 और 10 है। आप मुझे बताओ ट्रायंगल बीडीसी में, ट्रायंगल बीडीसी में जो एरिया है वो किस रेशियो में है, 5:10 में है। तो अगर इनका हाइट बराबर है, एरिया 5:10 में है, तो ये बेसवा जोन होगा, ये बेसवा तो वह रेशियो में होगा ना जोन रेशियो में एरिया होता है। बताओ 5:10 में अगर एरिया है तो बेस भी 5:10 में ही होगा, यानी यहाँ पर इसका बेस किस में होगा, तो 5:10 में होगा। अब आप बात करो यहाँ पर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, बड़ा वाला ट्रायंगल का कर दिया आपने दो पार्ट, एक पार्ट में एक्स रहता है और दूसरे पार्ट में y+8 दोनों रहते हैं। ठीक है, एक पार्ट में कौन रहता है, अकेला x रहता है और दूसरे पार्ट में y+8 दोनों रहते हैं। x के सामने जो एरिया होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए। ठीक है, x के सामने एरिया 5 होनी चाहिए और y+8 के सामने 10 होनी चाहिए। समझिएगा मेरी बात को, ये 5:10 में अगर इसका एरिया है तो इसका बेस भी 5:10 में होगा। 5 के सामने x है तो 5 के सामने x लिखेंगे, 10 के सामने कौन है, तो y+8 दोनों आएंगे तो 10 के सामने y+8 लिखेंगे। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 1। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप इसको काटोगे, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, जैसे मानो 5 से काटो 10 को 1/2 बार में कटेगा। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो फर्दर आपका आ जाएगा 2x बराबर y+8। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात करो जरा दूसरा वाला इक्वेशन पे। आपने इस साइड के पार्ट को तो ले लिया, इधर के पार्ट को ले लिया, अब जरा ये वाला पार्ट लो, ट्रायंगल ABE का पार्ट लो। कौन सा पार्ट लो मेरे भाई, ट्रायंगल ABE का। चाहे इसको ऐसे रहने दो। अब दूसरा वाला पार्ट मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। दूसरा वाला पार्ट आपको ये वाला पार्ट लेना है, और इस वाले पार्ट का भी क्या हुआ है, तो बीच में ऐसे आधा आधा किया गया है, तो बीच में आधा आधा करेंगे और फिर यहां से एक लाइन खींची गई है। इसको बोला गया है A नाम का, इसको बोला गया है B नाम का, इसको दिया गया है E, और ये हो गया हमारा F और ये हो गया हमारा D। जिस तरीके से नामकरण है उस तरीके से नामकरण दीजिए। ये जनाब हमारे X हैं, ये जनाब हमारे Y हैं और ये जनाब हमारे 5 हैं। अब आप खुद देखिए, आप मुझे खुद बताइए कि ये दोनों ट्रायंगल में, सिर्फ इस वाले में फोकस करिए, नीचे वाले में BE और C में। अब BEC का जो एरिया है वो 10:8 में है, तो अगर इनका एरिया 10:8 में है तो इनका जो बेसवा होगा वो भी तो 10:8 में ही होगा। बोलो, एक ऐसा ट्रायंगल है और यहाँ पर इनका एरिया का रेशियो 10 और 8 में है, तो इनका बेस का भी तो रेशियो 10 और 8 में होगा। तो बोलोगे हाँ सर। तो 10 के सामने क्या है, तो बोलोगे देखो यहाँ पर दूसरा वाला इक्वेशन बनाओ, तो ये क्या होगा,
होगा 10:8 में होगा। अब देखो 8 के सामने क्या है, तो 8 के सामने अकेला y है, तो बोलोगे ऊपर y लिखेंगे, और 10 के सामने क्या है, तो 5 + x दोनों आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + x। ठीक है, तो y के सामने कितना हो गया, y के सामने 8 हो गया, और x + 5 के सामने कितना हो गया, 10 हो गया। लिख दिया कि 8/10 बराबर y/x + 5, 8/10 बराबर y/x + 5। इसको सॉल्व करो, 2 से काटो तो कितनी बार में, 4 बार में कटेगा, 5 बार में। सॉल्व करोगे तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन आपका बन जाएगा 5y, कितना बन जाएगा, 5y बराबर 20 + 4x, 5y बराबर 20 + 4x, 5y बराबर 20 + 4x, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, x और y का मान आपका आ जाएगा। जैसे मानिए यहाँ पर अगर सॉल्व करना है तो कैसे, आपको एक एक बात समझाने के लिए हमने लिखा है, नहीं तो सवाल काफी आसान है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 2x का मान y + 8 है, तो 4x का मान कितना होगा, 2y + 16 होगा। ठीक है, x के 2 गुने का मान y + 8 है, तो यहाँ पर 5y को 5y लिखो, 20 है तो 20 लिखो। अब 4x है, 2x का मान y + 8, तो 4x का मान 2y प्लस कितना हो जाएगा, तो 2y + 16 हो जाएगा। कोई समस्या की बात, 5y में से 2y जाएगा तो हो जाएगा 3y, 3y का मान कितना है, 36 है, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 12। अब y का मान अगर 12 आ गया तो 12 और 8 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 10। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया देखो, तो यहाँ पर x का मान 10 है और ये 12 है, 12 और 10 22, 22 8 30, 30 10 40, 40 5 45, तो पूरा एरिया कितना आएगा, 45 जो होगा वो हमारा पूरा एरिया होगा। 45 जो होगा वो हमारा क्या होगा, पूरा एरिया होगा। क्लियर है, प्यारा क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस यहाँ सोचने की बात थी कि अगर हम इसको 2 पार्टों में बांटते हैं तो x/y + 8 बराबर 5/10, x/y + 8 बराबर 5/10। फिर दूसरा बात हमें सोचने का था कि y/x + 5, तो y/x + 5 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, तो वो वैल्यू होगी 10 ठीक है, y 8/10, तो यहाँ पर सॉल्व किया, 12 और 10 आया और ये सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। तो वो पॉइंट क्लियर हो गया, उस पॉइंट में एक अच्छा क्वेश्चन सिर्फ वही था, वो हमने देखा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट बिंदु पे, पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी में हम अपने शीट में क्या पढ़ते हैं, तो वहां पर ये बात दी गई है कि एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, समान आधार और 2 समानांतर रेखाओं के बीच की सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन AB है और दूसरा पैरेलल लाइन PR है, इनके बीच में आप अनंत ट्रायंगल बनाते जाओ, किसको, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B को लेके, सबका एरिया समान होगा। क्यों समान होगा, देखो आपने क्या क्या पढ़ा, आपने ये बात पढ़ा कि देखो अगर 2 ट्रायंगल का जो आधार होता है, बेस होता है, वो समान होता है तो एरिया उनके हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, 2 ट्रायंगल का अगर हाइट समान होता है तो एरिया उनके बेस पे डिपेंड करता है। अब अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मुझे 2 ट्रायंगल ऐसे बना दो जिसका बेस भी सेम हो, हाइट भी सेम हो, तो एरिया क्या बोलोगे, बोलोगे सर एरिया भी तो सेम रहेगा। जैसे मान लो ये एक रेलवे की पटरी है, मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने कहा कि ये हमारा पॉइंट है A नाम का, ये पॉइंट है B नाम का। हमने A को और B को पॉइंट लेकर मान लो एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, देखते चलो हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। फिर हमने कहा एक इस पॉइंट से बनाया है ट्रायंगल, वो भी AB को ही लेकर बनाया। फिर हमने कहा ये भी ट्रायंगल बनाया, फिर हमने कहा ये भी ट्रायंगल बनाया। फिर आप दुनिया के आखिरी कोने में भी इसको लेके चले जाओ, लेकिन वो कोना बस इसी पैरेलल लाइन पे रहने चाहिए। आपने जितने ट्रायंगल बनाए हैं, कौन कौन से ट्रायंगल बनाए हैं, तो ये P है, Q है, R है, S है और ये कितना है, T है। आपने जो पहला ट्रायंगल बनाया वो क्या बनाया है, A, P और B। ठीक है, क्या बना है, तो A बना है, P बना है, B बना है। दूसरा ट्रायंगल A, Q और B बना है। ठीक है, तीसरा ट्रायंगल क्या बना है, तो A, R और B बना है। चौथा ट्रायंगल आपको क्या बना है, ASB बना है। और 5वां ट्रायंगल आपका क्या बना है, ATB बना है। अब आप ऐसे 5 ट्रायंगल आपने बनाए हैं, पांचों ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, तो बोलोगे सर सबका बेस AB, 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 सबका बेस समान है। सबका बेस क्या है, सबका बेस समान है। ठीक है, सबका बेस यहाँ समान हो गया। अब बात करते हैं हाइट की, क्योंकि एरिया जो डिपेंड होता है वो किस पर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भैया हमने देखा हर किसी का बेस समान है, अगर हाइट भी समान निकल गया तो
एरिया हर किसी का समान होगा। हाइट समान नहीं निकला तो एरिया समान नहीं होगा। हाइट कैसे समान करेंगे? तो दो पैरेलल लाइन के बीच की जो हमेशा हाइट होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। पैरेलल लाइन की परिभाषा ही तो यही होती है कि रेलवे की दो पटरियों के बीच का जो हाइट होता है वो हमेशा बराबर होता है और वो कभी नहीं बदलता। यानी आप इस वाले ट्रायंगल की बात करोगे, जो हाइट होगी वहीं आपको एपीबी की जो हाइट होगी वो एक्यूबी की होगी, इसकी होगी। तो सबका हाइट समान। अब सबका हाइट अगर समान है तो बेस भी समान, हाइट भी समान, तो सबका एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ही आधार को लेकर आप बहुत सारे ट्रायंगल ऐसे बनाते जाते हैं तो सबका एरिया क्या होगा? सबका एरिया हमारा समान होगा। ये बात यहाँ पर भूली गई है, यहाँ लिखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ पर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, तो बिल्कुल एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए। और ये एग्जांपल आपके पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एकदम कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज हम लोग चल रहे हैं। एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन, इस तरीके से बना रहे हैं। दिए गए फोटो में बोला गया है जो ये ए बी वाली रेखा है, ये ए बी वाली रेखा किसके समानांतर है? तो ये पी एस वाली रेखा के समानांतर है। हमसे बोला गया है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं। अब इस बार ये फोटो में पैरेलल लाइन ये दोनों है, यानी यहाँ पर ये देखो, अगर खुद सोचो कि ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के समानांतर है, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा? ये वाली ट्रायंगल हो गई एपीबी, दूसरा ट्रायंगल हो गया एक्यूबी, तीसरा ट्रायंगल हो गया एएस बी, चौथा ट्रायंगल हो गया ए आर बी। ये सब का एरिया समान होगा कि नहीं होगा? आपको एग्जामिनर थोड़ी बोलेगा कि आप पता करो। आप खुद सोचो कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो ए बी जो आधार होगा, इस ए बी आधार से इस पर दिए हर बिंदु पर जो त्रिभुज बनेंगे वो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक, यानी किसका किसका बराबर होगा? तो ए एस और बी। तो लिखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ए एस और बी। फिर उसके बाद ए आर और बी। तो बोलोगे सर ए आर और बी। फिर उसके बाद आपको बोलेगा ए क्यू बी, तो लिखोगे ए क्यू और बी। और फिर उसके बाद ए पी बी। ये चारों के चारों का क्षेत्रफल क्या होगा जनाब? तो चारों का क्षेत्रफल जो है वो आपको बराबर होगा। इतना तो आपको सवाल को पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि दो रेखाएं समानांतर हैं तो इस आधार पर से जितने भी त्रिभुज बनाए जाएंगे सामने वाली रेखा पर, उन सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। बोला गया है ए एस पी, ठीक है, ए एस और पी कहाँ गया भैया? तो ए एस पी यानी ये वाला, ए एस पी यानी ये वाला, ए एस पी ये वाला हो गया। ठीक है, क्या वो बराबर है बी एस पी के? क्या वो बराबर है बी एस और पी के? तो बोलोगे नहीं सर। बराबर है? तो बोलोगे हाँ सर बराबर है। क्यों भैया बराबर है? तो भैया अब मान लो जब आपने इसको आधार माना है तो इसके आधार पर आपने ये चार त्रिभुज लिख दिए हैं आपने। अब अगर मान लीजिए कि आप इसको आधार ना मान के, मान लो इसको मिटा दो, मान लो अब इसको आधार मानते हो, तो इसको आधार मानोगे तो इससे कौन कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो इससे आधार मानोगे तो ये हो गया आपका पहला त्रिभुज, सॉरी ये पहला नहीं होगा, एक एस से शुरू हो और पी पर खत्म हो, तो ये आपका पहला त्रिभुज हो गया। देखो ये पहला त्रिभुज हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा त्रिभुज हो गया? दूसरा ये वाला त्रिभुज हो गया। और भी कोई त्रिभुज है? तो नहीं है। तो वहीं बोला गया है ए एस पी बराबर होगा बी एस पी के। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसका भी बेस एपी है और इसका भी बेस क्या है? बीपी है। देखो यहाँ पे, ठीक है, एपी बीपी नहीं है बेस, माफ करिएगा, दोनों का बेस क्या है? एसपी और एसपी है। दोनों का बेस हमारा एसपी है। अगर बेस एसपी है तो एस एपी और एस बीपी दोनों के दोनों क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। अब दूसरा पर आ जाते हैं, बी एस क्यू। बी एस क्यू कौन सा है? तो देखेंगे यहां पर, ठीक है, बी हो गया, एस हो गया और क्यू हो गया।
हाँ, साउंड चली गई थी, क्षमा चाहेंगे, साउंड चली गई थी। तो हमने कहा यहाँ पर कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मान लीजिए मैं दोबारा से आ जाता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला गया है ये बी एस क्यू है। अब बी एस क्यू का अगर आप बेस देखेंगे तो बी हो गया हमारा, एस हो गया और क्यू हो गया। बी एस क्यू का बेस हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक। और उसके बाद हम बात करते हैं बी एस क्यू के बाद पी आर ए की बात करते हैं। ट्रायंगल पी आर और ए, ट्रायंगल पी आर ए का बेस ये है। तो यहां पर जब इनका बेस ही समान नहीं है, इसका बेस यहां पर है, इसका बेस यहां से लेकर यहां तक है, जब बेस समान नहीं होगा तो एरिया कैसे समान होगा? तो एरिया समान नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। मैं आपको 1 सेकंड का भी ट्रिक बताऊंगा इसमें कि इस सवाल को 1 सेकंड में देखते कैसे टिक किया जा सकता है। 1 सेकंड में देखते भी टिक कर लोगे, वो भी समझोगे, लेकिन पहले फिगर से समझ लो, फोटो से समझ लो। तीसरा वाला देखो, आर क्यू ए हो गया आपका। तो आर यहां से शुरू है, क्यू आपका यहां पर है और आपका ए यहां पर है। तो आरक्यू के जो आधार है ये कौन है? ये वाली रेखा है, जो लाल रंग से रंग रहे हैं, ये वाली रेखा इसकी आधार है, ठीक है। और दूसरी वाली जो ट्रायंगल है वो कौन सी है? तो दूसरी वाली ट्रायंगल क्यू बी आर है। क्यू यहां पर है, बी यहां पर है, आर यहां पर है, यानी ये वाली ट्रायंगल, इसका भी आधार ये लाल वाला है। जब दोनों का आधार बराबर होगा और ये सामने वाली रेखा पर जाती है, एक ऐसे गई है और एक ऐसे गई है, तो ये भी क्या होगा? ये भी बराबर होगा। चौथा देखो, एस आर बी, शराबी। एस आर बी मतलब शराबी है। एस आर बी देखो, यहाँ एस कहां पर है? तो यहां पर है। आर कहां पर है? तो यहां पर है। और बी कहां पर है? यहां पर है। तो ये जनाब हमारा क्या हो गया? ये हमारा एस आर बी हो गया। तो एस आर बी को पकड़ो, इसका आधार कौन है? तो एस आर है। चौथे वाले में देखो ए एस आर है। चौथे वाले में ए हो गया, एस हो गया, आर हो गया, इसका भी आधार कौन है? तो ये है। दोनों का आधार समान है और दोनों सामने वाली भुजा, सामने वाली लाइन पर ही है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो इसका भी एरिया क्या होगा? बराबर होगा। अब जो ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक जो है वो हमारा 1 सेकंड का है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे किसका एरिया किसके बराबर है? तो दोनों साइड में 2 अक्षर समान मिले वो उत्तर होगा। जैसे मानो यहां पर देखो, यहां पर भी एसपी है और यहां पर भी एसपी है, मतलब ये दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। यहां पर भी देखोगे तो यहाँ क्यू आर दे रहा है और यहाँ देखो क्यू आर है और यहाँ पर भी क्यू और आर है, मतलब ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पर एस आर है और यहाँ पर एस आर है, मतलब ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पर बी एस है, यहाँ बी एस नहीं है। यहाँ एस क्यू है, यहाँ एस क्यू नहीं है। यहाँ बी क्यू है, यहाँ बी क्यू नहीं है, मतलब ये रॉन्ग होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिनका आधार समान होता है वो अक्षर रिपीट होते हैं और आधार 1 पॉइंट से नहीं बनता, आधार 2 पॉइंट से बनता है, बेस 1 पॉइंट से नहीं बनेगा। अगर इसका बेस एसपी था तो इसका भी बेस एसपी होगा। अब जब बेस एसपी है और ए और बी इसी पॉइंट पर हैं, ए और बी दोनों सामने वाली रेखा पर ही हैं, तो भैया इनका ट्रायंगल का एरिया बराबर। उसी तरीके से इसका जो बेस है वो क्या है? तो इसका बेस क्यू और आर है। अब क्यू आर है और क्यू आर से सामने वाली रेखा ए और बी ही होगी, तो क्यू आर के साथ एक बार एस का इस्तेमाल है और ये सॉरी यहाँ पर क्यू आर के साथ एक बार ए का इस्तेमाल है, क्यू आर के साथ बी का इस्तेमाल है, मतलब ये भी सही है। फिर यहाँ बात करेंगे एस आर। तो एस आर कौन है? शराबी है हमारा, शराबी। शराबी के साथ ए पर भी है और शराबी के साथ बी पर भी है, तो दोनों के साथ मेल है, मतलब ये भी सही है, ठीक है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो इस तरीके से ये भी सवाल हमारा सही। अब इसी में एक एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा सा देखिए। सवाल में बोला गया एग्जांपल नंबर 2, आपको 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। बोला गया है एक ट्रायंगल एबीसी मानिए, एक ट्रायंगल एबीडी मानिए, और दोनों का जो बेस होगा वो एबी होगा। दोनों जो होंगे वो and the base AB and between the same parallel AB and CD, दोनों जो ट्रायंगल बनेंगे वो AB और CD पैरेलल लाइन के बीच में ही बनेंगे। तो एरिया क्या होगा? ABC और ABD का। फोटो बनाओ और सीधा सेकंडों में एमटीएस के सवाल का आंसर दो। बोला गया है 2 पैरेलल लाइन है और कौन कौन है? AB है और CD है। तो आप बोलोगे सर ये नीचे वाली लाइन को हम ABD का नाम देते हैं और ऊपर वाले को CD का नाम देते हैं। पहला वाला त्रिभुज कौन सा है? ABC है। तो पहला वाला त्रिभुज मान लीजिए कि आपने ABC ऐसे बनाया। दूसरा वाला त्रिभुज एबीडी है, तो ए बी से लेकर कहां तक बनेगा? डी तक बनेगा। बना दिया आपने, 2 त्रिभुज बना दिए। पहला वाला कौन सा हो गया आपका? तो पहला वाला एबीसी, दूसरा वाला एबीडी। बोला गया इसमें कौन सा रिलेशन सत्य है? तो जाहिर सी बात है कि जब ये 2 रेखाएं आपको समान दिख रही हैं और जिसका आधार एबी होगा, तो एबी पर एबीसी का जो एरिया होगा, एबीसी का जो एरिया होगा वो बराबर होगा एबीडी के एरिया के। एबीसी का एरिया एबीडी के क्या होगा? बराबर होगा। तो एबीसी का जो एरिया है वो बराबर होगा एबीडी के। ऑप्शन नंबर बी टिक करो और आगे बढ़ो सेकेंडों में। इससे आसान भी सवाल होगा? बताओ।
ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो हमने तो आपको हाई स्टैंडर्ड का करवा दिया, हमने जो पिछला क्वेश्चन करवाया वो ऐसा करवा दिया कि आपका एग्जामिनर आपसे मेंस में पूछ ले, प्री में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बता दोगे और उसमें से निकल कर आया बस एक बहुआ सवाल। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्लियर है? बता दो। दो रेखाएं समानांतर हैं, इसके आधार पर सामने वाली रेखा पर जितने भी मर्जी बिंदु खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो, यहां खींच लो, और सबको ज्वाइन करते जाओगे, सबका एरिया बराबर होते जाएगा। इतना बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कोई शक की बात यहाँ पे? कोई शक? चलो आ जाओ अगले एग्जाम्पल के ऊपर देखो। अब देखो, एरिया निकालने के कुल होते हैं 5 नियम। आपको मैं बता दूं, आप लोग अभी बच्चे हो, ट्रायंगल का एरिया निकालने का टोटल कितना नियम होता है? तो टोटल 5 या 6 तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एरिया बचपन में पढ़ा हुआ था और वही एरिया से जो है हम निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का टोटल हम बताएं तो 5 से 6 तरीके होते हैं। इतना तो बस अभी आपको बता रहे हैं। पहला जो हो गया वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है आपका पहला तरीका एरिया निकालने का। दूसरा तरीका होता है आपको हेरोन्स फॉर्मूला, जो आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो तरीका होता है वो आपको होता है हाफ ए बी साइन थीटा, वो भी हम आपको अभी कुछ देर में बताएंगे। ठीक है, हाफ ए बी साइन थीटा। चौथा जो तरीका होता है वो होता है आपको इन रेडियस के टर्म में निकालने का, जहां पर आप ये पढ़ते हैं एरिया बराबर सेमी पेरीमीटर अपॉन इन रेडियस। ठीक है, आर एस देखो यहां पर आप पढ़ते हो ना, आर एस बराबर एरिया, सॉरी। तो तीसरा जो होगा वो आपका इन रेडियस से निकलता है, और जो चौथा होता है वो आपका निकलता है सरकम रेडियस से, जो कि अभी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। सरकम रेडियस इन रेडियस जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप समझेंगे कि ये सरकम रेडियस और इन रेडियस क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको बस इतना हिंट दे रहे हैं कि एरिया निकालने के ये 5 तरीके। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला तरीका आपने पूरा अच्छे तरीके से समझा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहाँ लगाते हैं। अब आप समझेंगे हेरोन्स फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं, फिर बाद में कुछ पल आगे चलकर समझेंगे हाफ ए बी साइन थीटा कहां लगाते हैं, फिर आगे समझेंगे इन रेडियस कहां लगाते हैं, सरकम रेडियस कहां लगाते हैं। तो ट्रायंगल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। उसका एरिया भी हमेशा एक ही स्थिति में नहीं निकलता है, दिया गया होता है जिस तरीके से उसके डायमेंशंस, उस आधार पर हम उनके एरिया को निकालते हैं। ठीक है, ये बचपन में हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ाया जाता था और बाकी चीजों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर कुछ का आना जरूरी है। अब हम आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, एक बार रिकैप करवा देते हैं। रिकैप जानते हैं ना क्या होता है? रिकैप का मतलब होता है रिविजन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की रिकैप करें और हम बात करें कि जो हमने एरिया पढ़ा था वो एरिया पढ़ा था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कब करते थे? एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट शब्द का इस्तेमाल करते थे लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई या चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वो उस केस में इस्तेमाल करते थे जब हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया होता था, उसका एक आधार होता था और उस पर एक सामने वाले से लंब डाला गया होता था। क्या डाला गया होता था? लंब डाला गया होता था। ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, और जहां पर इसका जो मान है वो हमें 10 दिया गया होता था, इसका मान 50, और इसका बोला गया होता था कि ये जो एडी नाम का बिंदु है ये इसके ऊपर लंब है, तो हम छटाक देना एरिया इससे निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्जामिनर, मान लो अगर आपका एग्जामिनर कल के दिन एक सिंपल सा ट्रायंगल दे दे, और ना ही वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, वो कुछ भी नहीं, जैसे मानो इसको हम कन्वर्ट किस में कर लेते थे? तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में भी कन्वर्ट कर लेते थे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ये कैसे कन्वर्ट हो जाता था? तो ऐसे कन्वर्ट हो जाता था, जहां पर बोला जाता था इसका आधार जो है वो 10 है, इसकी ऊंचाई 5 है और ये इसका 90 डिग्री है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो भी कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 10 है, और यहां पर ये 5 है। लेकिन मेरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो लगा दिया, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो क्या करोगे? एक ऐसा ट्रायंगल दे दे जिसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, और नॉर्मल हमने आपको कह दिया ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, मुझे बस इसका एरिया बताओ, क्या करोगे? ना हमने आपको कोई बीच में यहां पर लंब डाला है, ना हमने कोई इन रेडियस दिया है, ना हमने कोई सरकम रेडियस दिया है, तो आप बोलोगे सर अब ये सवाल बने तो बने कैसे? तो इसका भी एरिया निकालने का तरीका है, और इस केस में जब आपको सिर्फ 3 भुजाएं दी गई होंगी, आप मेरे शब्द को एक एक अपने कॉपी में नोट करिए। मैंने क्या कहा कि जब एक त्रिभुज होगा और उस त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई होंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया होगा, तो आपका एरिया 100% हेरोन्स फॉर्मूला से ही निकलेगा। इसके अलावा दुनिया की और कोई दूसरी
विधि नहीं है जो आपका एरिया निकाल सके। ना आपको कोई एंगल दिया है, ना आपको कोई बाइसेक्टर दिया है, ना आपको कोई परपेंडिकुलर, मीडियन, तीडियन कुछ नहीं दिया, सिर्फ 3 साइड दिए गए हैं, तो एरिया हमेशा निकलता है हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स भैया कौन थे? तो हेरोन्स भैया हमारे बहुत प्यारे हीरो थे और उन्होंने कसम खाया था कि आप लोगों को हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। और कौन से फॉर्मूला थे? हेरोन्स फॉर्मूला से। तो हेरोन्स भैया हमको बोले कि देखो बात ऐसा है, एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। और बच्चे को पूछो पेरीमीटर का मतलब क्या है, तो वो सीधा बोलेगा सर 7 5 12, 12 और 6 18, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे तो वो उसका परिमाप कहलाएगा, यानी हमारा 18 क्या होगा? पेरीमीटर। तो हिरोन्स बोले ठीक है भैया, पेरीमीटर तो तुमको आता है, तुम कुछ नया पढ़ लो। अब तुम पढ़ो सेमी पेरीमीटर। तुम क्या पढ़ोगे? सेमी पेरीमीटर पढ़ोगे, अर्ध परिमाप पढ़ोगे। मतलब उस परिमाप का क्या कर दो? आधा कर दो। जैसे सर्कल का मतलब क्या होता है? एक पूरा गोल। लेकिन अगर हम सेमी सर्कल बोल दे तो मतलब इसका होता है आधा करना। सेमी जो वो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है उस चीज को आधा कर देना। यानी सेमी पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर का हमारा आधा होता है। यानी सेमी पेरीमीटर कितना होगा? तो 18/2 यानी 9। तो हेरोन्स फॉर्मूला बोले कि भैया देखो, तुमको किसी भी अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले तुम सेमी पेरीमीटर निकालो। और सेमी पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या हो गया कि तुमको करना है पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब तीनों साइडों को जोड़कर आधा करना। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर की जगह पर a+b+c है। ठीक है, ये तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे? तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। हम बोले वाह भैया क्या बात है, सेमी पेरीमीटर आगे बताइए क्या होगा? तो बोले ठीक है, अब देखो आगे तुमको क्या करना है। एक दिन लैब में बिठा के हमको बढ़िया से बता रहे थे तो हम भी सुन लिए चुपचाप। बोले देखो सेमी पेरीमीटर निकाल लिया ना? हम बोले जी भैया निकाल लिया। तो उसके बाद बोले देखो एरिया कैसे निकालोगे? तो रूट लगाना, सेमी पेरीमीटर का एस लिखना। अब ये एस ऐसा पर्सन है ना जिसको दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है, तो एस तो खुद आ गया। अब एस एक बार ए को माइनस करेगा। हम बोले ठीक है भैया। फिर बोला देखो एस को बी से भी माइनस करवा दो, करवा दिए। फिर बोला एस से सी को भी माइनस करो, करवा दिया। देखो तुम्हारा एरिया आ गया, बस इतना ही एरिया है। ठीक है, पहले तुमने सेमी पेरीमीटर निकाला a+b+c/2, तीनों को निकाल के आधा कर दिया, हीरो बन रहे थे। तो भैया नाम ही है हेरोन्स फॉर्मूला, तो थोड़ा हीरोगिरी तो दिखाएंगे ना ये। और फिर उसके बाद ट्रायंगल का एरिया रूट लगा के s × s - a s - b s - c। बस ये 2 बातें जिसको ध्यान है वो दुनिया के किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता है। समझ गए मेरी बात को आप? अब s की वैल्यू निकालो तो 7 5 12 और 6 18। 7 5 12 और 6 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा। बस यहां पर रख दो मान। s का वैल्यू कितना है? 9 है। 9 में से a को घटाओ। मान लो a का मतलब कोई भी हो गया, ये जैसे मान लो आपका a के सामने a होता है, b के सामने b होता है, c के सामने c होता है। तो 9 में से आप 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 7 को घटाइए, b आएगा। 9 में से आप 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 9 का रूट बाहर करिए, 9 का रूट बाहर करिए तो 3 आएगा। 4 का रूट बाहर करिए तो 2 आएगा। और 3 × 2 √6 हो जाएगा। यानी आंसर 6√6 हमारा क्या होगा? एरिया होगा। तो हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकालते हैं समझ में आया? ठीक है, कैसे निकालते हैं बार बार समझिएगा। यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला हमें पढ़ना था और हेरोन्स फॉर्मूला का जो एरिया हो गया वो हमारा हो गया। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। अगर a के सामने a है, b के सामने b है, c के सामने c है, तो पहली बात तो यहाँ पर उसका एरिया होता है s × s - a s - b s - c, जहां पर s का जो होता है वो सेमी पेरीमीटर कहलाता है। और s का जो मान होता है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का जो मान होता है वो होता है a+b+c/2। ठीक है, ये हमारी s की क्या होती है? वैल्यू होती है। ध्यान रहेगा, स्पष्ट रूप से बताइए, कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? तो चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया है और आपसे बोला है कि बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर होगी। अब बताओ यहाँ पर मेरी क्या जरूरत? यहाँ पर तो आप ही को निकालना है, जहां पर आपको सिंपल साइड दिया गया होगा। अब बोलेगा कोई स्टूडेंट सर मेरा गलती हो गया, तो गलती या तो बेटा तुम्हारे कैलकुलेशन में हुई होगी, या तुम इतने नालायक हो कि तुमको शायरी याद है लेकिन तुमको फॉर्मूला नहीं याद है। अब फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो जीवन में कौन तुमको सरकारी नौकरी देगा? कोई भी नहीं देगा। बताओ, जो लगने वाला होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, जब एक फॉर्मूला दे दिया गया, एक ढांचा दे दिया गया और इस ढांचे पे भी तुम उन चीजों को रखकर मान नहीं निकाल सकते हो तो तुम और क्या कर सकते हो? बताओ फिर। तब शायरी रटना बैठ के, फलाने की याद में फलाने के गम में है, वही होता है। स्टेटस तो डालते हैं ऐसा खतरनाक बच्चे ना जिसका कोई लिमिट नहीं है। सिंपल काम करना है भैया, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है a+b+c/2, a+b+c/2। a का मान कितना है देखो,
8 7 15, 15 5 20, 8 7 15, 15 5 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 10 आ गया। अब जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, फिर होगा s माइनस बी और फिर होगा s माइनस सी। ये हमारा हो गया एरिया। s का मान कितना है, तो बोलोगे सर s का मान हमारा 10 आया, 10 लिखो। 10 में से 5 को घटाओ, तो 10 में से 5 को घटाओगे 5, फिर 10 में से 7 को घटाओ कितना आ जाएगा 3, फिर 10 में से 8 को घटाओ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ गया मेरे भाई। अब रूट को कैसे हल करते हो बताओ, रूट को कैसे हल करते हो, तो बोलोगे सर देखो ये जो 10 है ना, इस 10 को तोड़िए, ये 10 टूटेगा किस में, तो 10 टूटेगा आपका 5। देखो इसको एक और लाइन बढ़ा के हम लिख देते हैं ताकि भूतों को कष्ट ना हो। तो 10 को तोड़ोगे तो आएगा 5 इंटू 2, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 2। 5 2 बार आया है तो रूट के बाहर कितनी बार रूट लगाते ही, एक बार आएगा। 2 2 बार आया है तो बाहर आ जाएगा एक बार में। बच गया कितना, अकेला नालायक 3 बच गया, 3 को रूट के अंदर डालो, कितना उत्तर हो जाएगा 10 रूट 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। स्पष्ट रूप से 2 बार 5 आया तो रूट के बाहर एक बार आएगा, 2 बार 2 आया तो एक बार आएगा और अंदर बच गया रूट अंडर 3, तो 10 रूट 3 जो होगा वो आंसर होगा। कौन है ये अनुष्का समानी, कौन है जो बी आंसर दे रही है। एकदम आपको जो है ना दीवालों में चुनवा दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए अगर आंसर आप बी दिए तो। ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। अब हम आपको क्या बताएं, अनुष्का समानी जी बहुत गलती कर रहे हैं आप ऑप्शन नंबर बी देके। अब समझिए, आपको हमने पढ़ा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट, फिर आपको हमने पढ़ा दिया हेरोन्स का कंसेप्ट जो आप सीख गए। अब आप आ जाइए तीसरे नंबर कंसेप्ट पे, हाफ ए बी साइन थीटा का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, हाफ ए बी साइन थीटा का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, हाफ ए बी साइन थीटा का प्रयोग कब करते हैं, अब वो देख लीजिए। हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, अब देखो इसका प्रयोग तब करेंगे जब इसका, देखो खुद ही सोचो ना, आप ऐसे सोचो कि यहां पर हम इसका प्रयोग कब करेंगे, जब बेस और हाइट दिया गया होगा। हेरोन्स का प्रयोग कब करेंगे, जब वहां पर तीनों साइडें दी गई होंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं दिया गया होगा। अब हमको बताया गया है हाफ ए बी साइन थीटा। अब यहां पर आपको एक थीटा वर्ड दिख रहा है, थीटा वर्ड का मतलब क्या होता है, एंगल। अब एंगल होता है तो आप ऐसे समझ लो कि यहां पर अब एरिया निकालना है तो एंगल दिया गया होगा, या जहां पर एंगल दिया गया होगा उसका एरिया निकालने का बात अब सर सिखाने वाले हैं। तो बस ऐसा समझो कि आपके सामने एक हमने ऐसा त्रिभुज डाल दिया, क्या बोला, ये त्रिभुज का नाम है एबीसी और इसका मुझे क्षेत्रफल लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां पर समझिए अच्छे से। मान लीजिए कल के दिन आपका एग्जामिनर क्या कहता है, बड़ा चतुर है और चालाक है, वो कहता है बच्चे को सब कुछ आता है। बच्चे के ऊपर अगर मान लो वहां पे लंब डाल दो तो वो बता देता है हाफ ए बी। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तीनों भुजाएं दे दो तो वो बता देता है कि भैया हेरोन्स लगाएंगे। तो आपके एग्जामिनर जो है थोड़ा हीरो बन गया और आपको उसने क्या कर दिया, उसने बोला कि देखो इसका साइड 10 है, इसका साइड 8 है और जो बीच में कोण है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, बीच में कोण 30 डिग्री का बन रहा है। यहां पर ये मान हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब बताओ कि तुम एरिया कितना होगा। अब ऐसे सवाल आपको पूछ दिया कि अब बताओ कि भाई एरिया कितना होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आप बोलते कि यार तीसरा वाला साइड दिया गया होता ना, तो तीसरा वाला साइड दिया गया होता तो हम एक पल के लिए एरिया बता भी पाते हेरोन्स लगा के। वो छोड़ो, अगर कोई हाइट दिया गया होता तो हाइट दिया गया होता तो हाफ बेस हाइट का कंसेप्ट लगा लेते, वैसे बता देते। ना हाइटे दिया गया है ना तीसरा साइड दिया गया है, तो भैया ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। और इसके लिए भी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो ऐसे केस में जो एरिया निकलता है वो होता है हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू देखो एक ऐसा ट्रायंगल, मान लो मैंने ये ट्रायंगल लिखा है, इसका मान मैंने कहा 8 है और इसका मान हमने कहा 10 है, और ये इनके बीच में जो थीटा होगा ना, इनके बीच में वो थीटा होना चाहिए। मतलब ऐसे समझ लो कि ये माताजी हैं और ये पिताजी हैं और इनके बीच में इनका बेटा है। तो जब माताजी और पिताजी और उनके पुत्र तीनों दिए गए होंगे तभी एरिया निकाल सकते हैं। बहुत बच्चे क्या समझते हैं, खाली हाफ ए बी साइन थीटा लगा दो काम खत्म। और उनसे बड़ी भूल ये हो जाती है कि एग्जामिनर भी खेलता है आपके भावनाओं के साथ, और वो क्या करता है, वो समझ जाता है इसको तो आधा अधूरा कंसेप्ट आता है, इसको तो सबसे पहले लपेटो। 8 वाला मान ये दे देगा, 10 वाला मान आपको ये दे देगा और थीटा में आपको दे देगा, लो ये मान लो थीटा में ये 30 डिग्री दे देगा। और आपका 4 ऑप्शन होगा, 1 2 3 और चौथा लिखा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। और आप जो है मान लो सीधा लगाओगे 8 इंटू 10 हाफ, 8 इंटू 10 और आप साइन 30 लगा दोगे, काम खत्म, वहीं बर्बाद हो गए आप। अरे भैया ये 30 डिग्री नहीं लेना है, 30 डिग्री नहीं लेना। अगर 30 डिग्री लोगे तो ये
ये वाला हाइट और ये वाला ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों का पता होना जरूरी है। मतलब हम वही कोण लेंगे जो दो भुजाओं के बीच में होगा। यहाँ दो भुजाओं का मान दिया गया होगा, यानी 8 और 10 है तो 8 और 10 के बीच का ही कोण से एरिया निकलेगा। यहाँ का कोण अगर 60 दे दे, यहाँ का कोण अगर 90 दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या होगा क्या नहीं। हम साधु संत आदमी हैं, बस इतना जानते हैं कि ये दोनों साइड होना चाहिए और उसके बीच में कोण होना चाहिए। तो इसका एरिया अगर मान लो हमें कल के दिन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो इसका एरिया निकालना है तो हाफ ए के जगह पर कितना रखेंगे 10, बी के जगह पर रखेंगे 8 और इंटू क्या होगा तो इंटू साइन 30, हाफ ए बी साइन 30, हाफ ए बी साइन 30। हमें ये बात जानना है, हाफ ए बी साइन 30, बस मेरे भाई हाफ ए बी साइन 30। तो यहाँ पर हाफ का मान हाफ हो गया, 10 हो गया यहाँ पर 10, ठीक है। 8 का मान कितना हो गया 8 हो गया, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। 2 से काटिए तो 4 बार में, 2 से काटिए तो 2 बार में। क्षेत्रफल कितना आया? तो क्षेत्रफल आपका 20 आ गया। क्षेत्रफल कितना आ गया? तो क्षेत्रफल आपका 20 आ गया। बोलेंगे सर ये हाफ ए बी साइन 30 कहां से आया है, बता दीजिए, तो वो भी बता देंगे, लेकिन आपका काम का कुछ भी नहीं है। अब यहां पर मेरी बात को समझना, ये एरिया तो आपने निकाल लिया, ठीक। अब आपने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते थे ना, आप वहां पर भी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जैसे मानो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो इसकी साइड 10 है, इसकी साइड 5 है, और यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है। तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लीजिए, हाफ इंटू 10 इंटू 5। एक तो इस तरीके से आप एरिया निकालते हो, और दूसरा जो आपने अभी सीख लिया वो क्या सीख लिया, ठीक है, दूसरा आपने सीखा हेरोन्स फॉर्मूला का। तो हेरोन्स फॉर्मूला में ये 10 है और ये 5 है, तो यहाँ सामने वाले भी निकाल लोगे, तो हेरोन्स फॉर्मूला भी लगाओगे तो एरिया वही आएगा। और तीसरा जो आपको हमने सिखाया वो क्या सिखाया, हाफ इंटू ए कितना है तो 10 है, और बी कितना है 5 है, और यहाँ पर फिर साइन थीटा, साइन थीटा कितने बीच, तो इन दोनों के बीच में जो साइन का थीटा है, यानी साइन कितना तो साइन 90, ये वाली भुजा और ये वाली भुज का कोण यानी साइन 90। और जिनको पता होगा साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5, यानी ये पहले वाले में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाफ ए बी साइन थीटा ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बन जाता है। कब? जब थीटा का मान 90 होता है। इसीलिए इसी से जो है, ठीक है, असल में जो मेन फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है हाफ ए बी साइन थीटा, और हाफ ए बी साइन थीटा से ही हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का जन्म हुआ है। वो कब हुआ है? जब थीटा का मान 90 हो जाए, ठीक है। इसलिए आप स्पेशली भी अगर चाहें तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप अलग से भी लिख सकते हैं कि आपका हाफ ए बी साइन थीटा ही बराबर है किसके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, व्हेन जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो। कौन से केस में? तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, जहां पर ये आपका ए हो गया, या ए के सामने ऐसे समझ लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी, यानी हाफ ए सी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी, इस तरीके से हाफ ए बी साइन थीटा। और थीटा का मान कहाँ है? तो थीटा का मान ये है, ठीक है। समझ में आ गया बात मेरे? तो चलो अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट लिखा गया है, एबीसी के बारे में जो बातें कही गई है वो क्या कही गई है कि आप एबीसी का एरिया 3 तरीके से निकाल सकते हो। जिस तरीके से आपने त्रिभुज पढ़ा था, और त्रिभुज में आपने ये पढ़ा था कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर हाइट इसका दिया गया होगा h1 नाम का, तो एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस क्या है तो BC है, और हाइट क्या है h1 है, तो ऐसे निकालेंगे। अगर हाइट h2 दिया गया होगा तो हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या है तो बेस हमारा AC है, तो लिखते थे AC हो गया, और उसका हाइट क्या हो गया h2, तो h2 लिखते थे। अगर यहां से हाइट दिया गया है h3 नाम का, तो बोलेंगे सर हाफ हो गया, बेस कितना हो गया AB हो गया, और हाइट कितना हो गया h3। मतलब एक ही त्रिभुज के एरिया निकालने के 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी इनको 3 अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे 3 अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, तो वो देखो, जब आप A को लेंगे और जब आप B को लेंगे तो आपको ये वाला कोण लेना पड़ेगा। तो वही बातें बोली गई हैं, हाफ इंटू A इंटू बी, और साइन का किसका, साइन का C। जब आप A को लेंगे और C को लेंगे तो आपको ये कोण लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हाफ इंटू A इंटू C, और ये वाला कोण क्या है, साइन का B। और जब आप B को लेंगे और C को लेंगे, जब आप B को लेंगे और C को लेंगे तो आपको ये कोण लेना पड़ेगा, यानी हाफ इंटू B इंटू C इंटू साइन ऑफ A। ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो ट्रायंगल
के एरिया निकालने के बार बार बता रहा हूं 3 नियम। अभी फिलहाल पहला नियम पढ़ा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कहां पर जहां हाइट दिया गया होगा। दूसरा नियम पढ़ा हेरोन्स फॉर्मूला, कहां पर जहां पर सिर्फ साइड दिए गए होंगे। और तीसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कहां पर जहां 2 साइड दिए गए होंगे और एक एंगल दिया गया होगा। ठीक है, तो चलो मुझे बताओ, यहां पर 2-3 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल नंबर 1 हो गया, ठीक है, सवाल नंबर 1 हो गया। यहां पर 60 डिग्री दिया गया है, इसका मान हमारा 5 है और इसका मान हमारा 8 है। हमें बताना है ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा। आप मुझे बताओ ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा। सभी स्टूडेंट से मुझे आंसर चाहिए, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा। साइन की मान कैसे करे भैया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो साइन का मान पता चलेगा। थोड़ा बहुत इतना याद रखना है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, इतना भी अगर नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा बताओ। फिर तो बचपन से कुछ पढ़कर ही नहीं आए हो, सीधा इसे आ गए हो सरकारी नौकरी की तैयारी करने, बताओ हैं, ऐसे काम चलेगा बताओ। साइन 30 का भी मान अगर नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा फिर। बचपन में क्या कर रहे थे ये बताओ पड़ोसी पे ज्यादा नजरें थी हैं, इसीलिए माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ लो तो तब तो नहीं पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद 4 साल करते हैं अपन क्या, बीटेक, और बीटेक में आराम से लगाते हैं 10-12 लाख रुपया। बीटेक करने के बाद हो सकता है प्राइवेट कंपनी तो 20-25 हजार रुपया का महीना दे रही है, क्या फायदा। चलो सरकारी नौकरी की तरफ, फिर आते हैं सरकारी नौकरी में, और फिर वहां पर छोटी छोटी बातें भी ध्यान नहीं रहती। बचपन में भी थोड़ा पढ़े लिए होते तो आज इतना कष्ट नहीं ना होता है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो हम बता देंगे। एक जाके 4th क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास के बच्चे से पूछो साइन 30 का मान कितना होगा बताएगा, साइन 60 का मान कितना होगा बताएगा, वो भी बता देगा आपको। ठीक है, सोचो अभी कितना होशियार है आपसे। एरिया कैसे निकालोगे, बोलोगे सर हाफ इंटू बेस, बेस कितना है तो बोलोगे सर हाफ इंटू 5 इंटू 8, हाफ इंटू 5 इंटू 8। और साइन 60 का मान कितना होता है तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, 2 और 2 4 है, 4 इसको 2 बार में काटेगा, आंसर आ जाएगा कितना 10√3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 10√3 जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं सवालों को। आपको जैसे शीट में हमने दिया था सवाल, कुछ याद आ रहा है। ठीक है, शीट में हमने कहा था ना कि पहले आराम से मैं आपको 3-4 क्लासेस में पूरा बेसिक क्लियर करवाऊंगा और फिर उसके बाद जो है अपन, ठीक है, अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। अब ये क्वेश्चंस एकदम बउए लेवल के हैं, थोड़ा थोड़ा तेजी में भी इनको बढ़ा जा सकता है। क्यों, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स में हमने आपका इतना कंप्लीट करवा दिया है, तो ये सवालों में ज्यादा दम है ही नहीं। जैसे सवाल में बोला गया है जो AB है वो CD के पैरेलल है, और जो CE वाली रेखा है, ये CE वाली रेखा ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, तो ED के ऊपर परपेंडिकुलर है। X का मान पूछा गया है। आप मुझे बताओ कि अब ये सवाल बनाने में समय लगेगा, बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसा है कि देखो ये वाली रेखा इसके क्या है, समानांतर है, समानांतर है तो इसका जो ऑल्टरनेट एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। बोलो ये वाला जो कोण होगा, जहां पर भी हमारा क्या बनता है, जहां पर भी हमारा Z बनता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाला 37 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी हमारा 37 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब खुद सोचो कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो बोलोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारा 180 डिग्री होता है। अगर ये हमारा 37 है और ये हमारा 90 है, तो ये अकेला 90 है तो बाकी दोनों का भी जोड़ 90, जिसमें अगर 37 ये है तो दूसरा वाला x कितना होगा, 53 होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। या तो 180 में से 90 और 37 को घटा दो, नहीं तो इतनी बुद्धि का खुद प्रयोग करो कि अगर ये 90 है तो बाकी दोनों का भी जोड़ 90 होना चाहिए, जिसमें अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, 53 होगा। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत शानदार। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके से बोला गया है, PQ जो है वो RS के क्या है, समानांतर है। आपसे एंगल NMS का मान पूछा गया है कि NM और S का जो मान है वो कितना है। NMS का मान मतलब हमसे ये मान पूछा गया, ये थीटा का मान कितना होगा बताइए। NMS का मान पूछा गया, NMS का मान बता पाएंगे, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर देखो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो कितने की बनती है, तो सीधी रेखा पर हमेशा जो कोण बनती है 180 डिग्री की बनती है। ठीक है, सीधी रेखा पर जो कोण बनती है वो कितने की बनती है, 180 डिग्री की। जरा इन दोनों को जोड़ो तो 7 और 5 12 का 2, 5 और 4 9 और 102, यानी ये दोनों नालायक मिलकर कितना बना रहे हैं, 102 डिग्री बना रहे हैं। तो ये बीच वाला कितना बना रहा होगा, बीच वाला 78 का बना रहा होगा, तो 78 लिखो यहाँ पे।
तभी तो तीनों मिलकर 180 बनाएंगे। 180 में से 55 47 को घटा दिया तो हमारा बीच वाले का मान 78 आ गया। अब हमने यहाँ पर एक ही बात तो सीखा है, और हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण बनते हैं वो कितने के बनते हैं, 180 के बनते हैं। अगर ये जनाब 78 हैं और ये जनाब 67 हैं तो तीसरा वाला कोण हमारा निकल जाएगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, 8 और 7 15 का 5, एक हाथ में 7 6 13 1 4 145। अगर ये दो नालायक मिलकर 145 बनाते हैं तो तीसरा वाला कितना बनाएगा? तो बोलोगे तीसरा वाला 35 बनाएगा। तभी तो 145 में 35 को जोड़ने पे हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। हो गया भाई। अब देखो यहाँ गौर से, अब तीसरा स्टेप देखो। आपको पता है कि ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के क्या है, समानांतर है। तो जरा जेड बनाओ। यह लाइन ऐसे आया और ऐसे गया, यानी ये पूरा अगर 55 है तो ये पूरा कितना होगा? ये पूरा 55 होगा। उस 55 में 35 इसके पास है तो 20 कौन सा होगा? 20 यहां पर इसके पास होगा। तो NMS का मान कितना होगा? 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया मेरी बात को? फिर से समझिए, 55 है 47 है तो ये 78 हो गया। क्यों? 180 होता है। ये 78 है, ये 67 है तो ये कितना हो गया? 35। क्यों? 180 होता है। अब ये जनाब अगर 55 है तो ये भी पूरा 55 होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट से, अतिरिक्त कोणों से। तो अगर ये 55 होंगे जिसमें ये 35 है तो ये वाला कितना होगा? 20 होगा। बात खत्म। ठीक है, ये पूरा पढ़ा रखा है। अब तो लाइन्स एंड एंगल्स को मुझे लगता है आप लोग उड़ा दोगे। बिल्कुल सवाल देखोगे नहीं कि उड़ाना शुरू करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला गया है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अब दिया गया है कि भैया ये आपका ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, और आपसे एक्स का मान पूछा गया है। ऐसा होता है कभी? बताओ, इतना आसान सवाल पूछा जाता है? ठीक है, कभी ऐसा पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता ना, फिर भी इन्होंने पूछ दिया तो उत्तर देना तो हमारा हक है। कैसे देंगे उत्तर बताइए? बोला गया ये एक्स है, 14 है और ए बी ए सी के बराबर है। बस इतने शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर ये दो रेखाएं आपस में बराबर हैं, अगर ये ए बी ए सी के बराबर है तो यहां वाला पूरा का पूरा कोण ये पूरे कोण के बराबर होगा। समझ में आ गया मेरा बात या नहीं आ गया? अब बताओ। अब सवाल में देखो तो यहां से यहां 138 डिग्री और ये 14 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? बोलोगे सर तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। 138 38 और 4 42 42 10 52 152 है। तो 152 है तो ये कितना होगा? 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा। क्यों 28 होगा मुझे बताओ? इसीलिए 28 होगा क्योंकि सीधी रेखा पर कोण 180 की बनती है। 138 ये लेके बैठा है, 14 ये लेकर बैठा है, यानी 152 तो यही लोग लेकर बैठे हैं। 52 में 8 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, 20 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। इसका मान 28 आ गया। ठीक है, अब बोला गया सवाल में ये जो ए बी वाली रेखा है ना भाई मेरे, ये ए बी वाली रेखा इस ए सी वाली रेखा के बराबर है। अब ए बी और ए सी बराबर है मतलब ये पूरा कोण, ठीक है, देखो यहां पर कौन सा वाला पूरा कोण? तो ये ए बी, ये 28 और 14 कितना होता है? 42 होता है। 28 4 32 32 10 42, ये पूरा 42 इस पूरे 42 के बराबर होगा। ठीक है, ये पूरा 42 इस पूरे 42 के बराबर होगा, हमसे ये बोला गया। तो ये भी 42 और ये भी 42। ठीक है, अब हमसे बोला गया है एक्स का मान बताओ, तो खुश होकर बता दो। ठीक है, एक्स का मान तो बता ही देते हो कि जीवन में वो कुछ भी नहीं है, बस यही है एक्स का मान और कुछ भी नहीं है। एक्स तो एक्स ही होता है। ठीक है, और उसका मान कुछ भी नहीं होता। तो आप बोलोगे सर देखो ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज हो गया हमारा, और ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण जो होता है अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये जो बाहर वाला कोण है ये बराबर होगा अंदर के दोनों को कोण के। तो 42 और 14 यानी 56। तो एक्स का मान कितना आएगा? 56 आएगा। 56 इज द करेक्ट आंसर। फिर से रिवाइज कर लो, 138 है और 14 है तो ये हो जाएगा 28। क्यों भैया? क्योंकि अंदर के एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। ये 28 है और ये 14 है तो दोनों का जोड़ 42 है, तो ये भी 42 होगा क्योंकि ये भी बराबर एसी है। अब ये 42 है और ये 14 है तो एक्स का मान कितना होगा? 56 होगा क्योंकि वो बाहर का कोण है। ठीक है, रिवाइज है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसी तरीके से। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आगे तक छोड़ता हूं, आप जहां तक बना सकते हो वहां तक बनाओ। कहते हैं ना तू भी है राणा का वंशज, ऐसे करके जो भी, कि फेक कहां तक भाला जाए, फेक जहां तक भाला जाए, तो वैसे ही आपको बनाना वहां तक है जहां तक आपसे बन जाए।
ठीक है, इस शीट में लाइंस एंड एंगल्स के 20-25 क्वेश्चन शुरू में दिए गए हैं, तो वो 20-25 क्वेश्चन मैं सारे नहीं करवाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि पीछे ऑलरेडी मैंने 50 क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल्स के करवा दिए हैं। ये बस इसीलिए आप लोगों के लिए डाला है ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके थोड़ी सी प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो सवाल 4 है, 5 है, ये सभी के सभी लाइंस एंड एंगल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये ट्रायंगल्स में काउंट ही नहीं होते हैं, इनका ट्रायंगल्स में कहीं पर भी कोई भी उपयोग नहीं है। सवाल नंबर 11 देखो, 12 देखो, 13 देखो, कहीं पर भी कोई उपयोग नहीं है। सारे के सारे जो हैं एरिया पर कोई आधारित है ही नहीं, कुछ भी आधारित नहीं है, तो मतलब ये ट्रायंगल्स के क्वेश्चन नहीं है। ये सारे के सारे लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन, और इनमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जो असली क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो आपके शीट 1 में दिया गया है, वो आपका सवाल शुरू होता है यहां से, जहां से मैं बता दे रहा हूं एक बार। ठीक है, ये सभी अभी लाइंस एंड एंगल्स के ही चल रहे हैं, आपके सारे लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 तक यहां से जो है आपका क्वेश्चन शुरू होता है 31 के बाद से। 31 के बाद से ये सारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। जहां पर भी आपको ये एरिया वर्ड आ जाएगा ना, ये एरिया वर्ड, तो यहां से मेरी आवश्यकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 31 के पहले तक आप सभी क्वेश्चन खुद से करेंगे। देखिए, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 से करवाऊंगा, यहां से मैं आपको क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूंगा। इसके बाद जो है वो हमें बनाने हैं, और शुरू के जो 30 सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ लाइंस एंड एंगल्स पर है। ठीक है, तो आप आज जो है आप लोग बना लेंगे, तो कल की क्लास में आप बताएंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे फंसा है, वो बता दीजिए, तो सिर्फ हम वो सवाल बताएंगे। बाकी यहाँ तक के क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि सारे के सारे जो है वो बताने वाले हैं। पीछे के 30 क्वेश्चन जो है वो किस पे है, लाइंस एंड एंगल्स के कंसेप्ट पर आधारित है, क्योंकि बच्चों की डिमांड आई थी कि सर लाइंस एंड एंगल्स के थोड़े और क्वेश्चन दे दीजिए, इस वजह से थोड़े और क्वेश्चन दिए। ठीक है, क्लियर है इतना? तो करके आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। इतना प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।